वेळ डिसाईड करूया आपण DSCच्या स्टुडंट्ससाठी आणि त्या अकॉर्डिंग डेली आपण लेक्चर घेऊया. म्हणजे इन्क्लुडिंग सम ऑफ द थिअरी पार्ट तुमचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन जे आहेत त्याचे पॅटर्न सगळे कव्हर होतील. आणि तुम्ही रेग्युलर स्टुडंट्सला विचारू शकता. इट इज नॉट मच डिफिकल्ट. मैम हाँ सर. मैम हमारा कल जो लेक्चर की मिस हो गया था ना मैम, वो हम कल कर सकते हैं ना मैम? कल HSMC के लेक्चर वैसे होते नहीं है मैम, HSMC लेक्चर कल तो फ्री क्या? होते। कल 12:20 को है मैम, बट वो मेजरली 1:30 को ही रखती है मैम, सबका ऑल कलेक्टिव ना। तो हम Okay. कल दे सकते हैं मैम 12:20 को, अगर पॉसिबल होगा तो। यस यस चलेगा ना, कोई इशू नहीं है. वैसे भी आज मैं आपका एक्सटेंड करने वाली हूँ आफ्टर 12:20 क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट है जो स्वाति मैम ओपी लेती का है? बोधी ट्रिप है, ओपी का बोधी ट्रिप आ गया मैम लिंक, तो बाद में हाँ, देख सकते तो मैम ने मुझे बोला था कि वो बोधि ट्री पर लिंक डालती है तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ. तो आज ना हम टी टेस्ट जेड टेस्ट खत्म करते, काय स्क्वायर टेस्ट शुरू करते हैं. एंड 5th यूनिट का एक सिंपल सा पार्ट है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा. एनोवा टेस्ट जो है ना वो हम बाद में लेते हैं आई के बाद, तो वो आई में नहीं होगी एनोवा. तो बाकी जो हैं। ओके टेस्ट है टी टेस्ट, देन आर टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये 4 टेस्ट सिर्फ हमारे आई को होगी. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ रोहित. मैम इस बार एंड टर्म के पहले प्रिपरेशन लीव मिलेगी या नहीं? कौन सी? प्रिपरेशन लीव मतलब कुछ हॉलीडेज मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए? बिफोर योर ईटी? यस मैम. नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी रोहित, क्योंकि अभी आपकी जो बैच है ना जो इस पैंडेमिक के सिचुएशन में आई थी, उस बैच के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब तक ये रूटीन लेवल पर नहीं आ जाता अगस्त टू अप्रैल वाले पैटर्न में, तब तक ये थोड़ा सा श्रिंक होता रहेगा. क्योंकि अभी अगर श्रिंक करके आपका अप्रैल तक या जून तक खत्म होगा ना, तो देन ऑनवर्ड्स यू विल गेट प्रीटी बेटर टाइम टू कंक्लूड योर सिलेबस एंड देन यू मे गेट PL. लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ज्यादा PL मिलना, ओके मैम. क्योंकि ऑलरेडी हम SPPO से पीछे चल रहे हैं, तो हमें वो कोप अप करना है टाइमिंग. ओके, शैल वी स्टार्ट? Let me share the screen with you all. Just hold on a minute. Yes. I hope the screen is visible to everyone. And we'll continue with the few more problems of T test and Z test. So ये हमारे formulas हैं. Before we come to the formulas, मैं बार बार since previous 2 lectures में ये चीज रिपीट कर रही हूँ. हम ऑल द वे क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है. इस पॉपुलेशन में मैं यहाँ पर पुटअप करती हूँ कि कैपिटल N सैंपल साइज है पॉपुलेशन की. तो जैसे हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं ना, वहां पर यूनिवर्सल सेट उसका सबसेट सोचते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर पॉपुलेशन कंसीडर करना है एज अ यूनिवर्स और एज अ यूनिवर्सल सेट. देन इसका एक पार्ट हम सेपरेट आउट कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं हम सैंपल. तो ये है आपका सैंपल, राइट. इसकी साइज है सपोज n ऑब्जर्वेशंस आर देयर, राइट. तो बहुत बार क्या होता है
कि हम जब सैंपल की मीन फाइंड आउट करते हैं एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली जो आपका पॉपुलेशन है उसकी जो मीन है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं जो हमेशा बोल रही थी 2 लेक्चर से कि पॉपुलेशन से हम सैंपल डिफरेंट टाइप की मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर केस सैंपल शुड एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर ऐसा है तो ही x बार एंड म्यू इनका कंपैरिजन हो सकता है एंड दे विल बी इन लाइन विद ईच अदर, राइट। डेफिनेटली s एंड सिग्मा में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा इन दैट केस जब आपका सैंपल आपकी पूरी पॉपुलेशन को प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली n will be far less than not equal to less than n, कैपिटल N। तो ये हमारी सिचुएशन है। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक ड्रग का भी बोला था कोरोना के केस में, हम सारी की सारी पॉपुलेशन को देके फिर उसके इफेक्ट नहीं चेक कर सकते, हमें कुछ सैंपल साइज को वो देने पड़ते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू जनरलाइज इट। सो हमारा टास्क देन पूरे ह्यूमन एफर्ट्स, प्राइस, टाइम सब सेव करने के लिए हम सैंपलिंग एंड उसकी टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नाउ होता क्या है, हमें टेस्टिंग करनी है, मीन्स क्या करना है, इस पूरी टेस्टिंग की प्रोसेस को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए सैंपलिंग के हर एक एस्पेक्ट्स का पता होना जरूरी है, इसलिए हमारा पहला पॉइंट था सैंपलिंग। तो इसमें भी हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं पढ़ा है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है एंड आई एम टेकिंग सेवरल सैंपल्स फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने ड्रग का ही कल एक एग्जांपल दिया था, किसी एक ग्रुप पर 2 ग्रुप है ए एंड बी एंड वहां पर मैं अगर ड्रग का एविडेंसेस लेने की कोशिश करें कि उसका इम्पैक्ट क्या है, तो दैट माइट नॉट बी प्रॉपर, क्योंकि सबकी हेल्थ सिमिलर नहीं होगी, सबके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो इन सम ऑफ दिस केस आई नीड टू टेक द लॉट मेनी सैंपल्स। तो इस केस में होता क्या है, हर एक सैंपल का जो x1 बार एंड s1 है, मीन्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमने निकाला तो इस x1 का रिप्रेजेंटेशन हम x एक्सिस एंड y एक्सिस पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सब मीन्स एंड यहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी टाइम्स दे आर ऑकरिंग। सो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू के अराउंड हमारी सारी वैल्यूज पुट अप कर दी थी। व्हाट इज म्यू? दिस इज द मीन, राइट। मीन के अराउंड हमारी सारी वैल्यूज पुट अप कर दी थी। तो वो वैल्यूज अगर इस टाइप का कर्व, बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन करती है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एंड दिस इज डिनोटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द म्यू ऑफ द डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। तो म्यू क्या करता है, इट्स अ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपके पूरे डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है, ये कैलकुलेट होता है। एंड व्हाट इज सिग्मा? इट इज द डिस्पर्शन। तो मीन के अराउंड आपकी वैल्यूज कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है, वो ये सिग्मा फाइंड आउट करता है। लेकिन फिर भी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इसे भी कन्वर्ट किया था z इज इक्वल टू एक्स बार, सॉरी एक्स बार नहीं, यहाँ पर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का यूज करके। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट होता है। एंड ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था, वैसे हर एक टेस्टिंग के लिए, जैसे कि टी टेस्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पर जो ये टी है वो आपका स्टैटिस्टिक है, मीन्स एक फंक्शन है या वेरिएबल है, ऐसा कंसिडर कर सकते हो आप। सो दिस इज x बार माइनस म्यू अपॉन s डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n।
अब यहाँ पर वैसे सिग्मा आना चाहिए, राइट, बट हम सैंपल ले रहे हैं एंड सैंपल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा उसमें कई सारी एरर्स भी हो सकती है. सो s अपॉन रूट ऑफ n इज द एरर, represents the sample deviation, standard deviation of the sample in terms of errors. तो इसलिए ये फंक्शन आपका इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है. गॉट इट? सो ये सब जो खेल है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर चल रहा है, बाकी कुछ यहाँ पर अलग यूज नहीं है. जेड टेस्ट का अगर हम सोचे ना तो यहाँ पर फिर से ये स्टैटिस्टिक बोल रहे हैं हम इसे, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन. सी सिर्फ यहाँ पर चेंजेस है टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट में, और कुछ ज्यादा नहीं है. एंड सो ऑन. तो काई स्क्वायर के लिए भी हमारा जो फंक्शन आ रहा है ना वो आ रहा है ऐसे, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए. सो दिस इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस, या यहाँ पर शायद ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर. ये इनकी सम हमें करनी है एंड दैट रिप्रेजेंट्स योर काई स्क्वायर वैल्यू. एंड ये जो भी वैल्यूज आ रही है ना, टी की जो वैल्यू आ रही है या जेड की जो वैल्यू आ रही है या काई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पर एंड इनके टेबल के बेसिस पर जज कर रहे हैं. सो आइदर इट इज टी, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, जेड अगर लिया तो ये भी लेस देन और इक्वल टू, एंड काई स्क्वायर भी लिया तो ये लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए टेबल वैल्यू. टेबल वैल्यू रिस्पेक्टिव टेबल के साथ, विथ 1% ऑफ सिग्निफिकेंस, विथ 2% ऑफ सिग्निफिकेंस, विथ 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए मुझे टेबल वैल्यूज में से 2 टेल्ड एंड 1 टेल्ड का डेटा चाहिए. 2 टेल्ड का डेटा क्या होता है कि अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस रीजन में हमारी वैल्यू नहीं आनी चाहिए. किसकी? टी की, राइट. देन अगर 1 टेल्ड है तो, लेफ्ट टेल्ड है तो इसमें नहीं आनी चाहिए, राइट, एंड राइट टेल्ड है तो इसमें नहीं आनी चाहिए. सो दैट पार्ट ओनली वी आर ऑब्जर्विंग. सो दिस इज नथिंग बट योर एंटायर यूनिट. आर टेस्ट के लिए भी, आर टेस्ट जो है ना इसे हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एंड ये एक्चुअली जब हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं ना उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो मैं बाद में देती हूँ. ये भी हम कैलकुलेट करेंगे एंड इसे भी चेक करेंगे कि यार लेस देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू है या नहीं. एंड अगर ये 5% सिग्निफिकेंस के अंदर आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो ये एक्सेप्ट होने के चांसेस है. मैंने कल भी बताया था कि हम ऑल द वे किस पर बात कर रहे हैं, हम हाइपोथेसिस डिफाइन कर रहे हैं, उसके रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, ओके. सो लेट अस नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स. अब पहले मैं आपको फॉर्मूलेज ये करती हूँ. सी दिस टी टेस्ट के फॉर्मूलेज, हम 2 टाइप्स के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं. टी टेस्ट टू कैलकुलेट द मीन, मीन्स सिंगल सैंपल अगर हमारे पास है तो उसकी मीन एंड पॉपुलेशन की मीन, इसमें सिग्निफिकेंस क्या है ये चेक करने के लिए हम एक टाइप का प्रॉब्लम अप्लाई करने वाले हैं. देन सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है टी टेस्ट का यूज करके हम 2 अलग अलग सैंपल के मीन्स जो है उनका कंपैरिजन करने वाले हैं, उनका सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करने वाले हैं. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. कमिंग टू जेड टेस्ट में भी हम सेम कर रहे हैं. एक सिंगल सैंपल के लिए हम उसकी मीन फाइंड आउट करेंगे एंड उस मीन का कंपैरिजन करेंगे हम पॉपुलेशन की मीन के साथ. सिमिलरली और एक टाइप है जहां पर 2 सैंपल्स के लिए जो मीन है उनके डिफरेंस के बारे में, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात करेंगे. सो योर प्रॉब्लम्स में भी 1 टेल्ड, 2 टेल्ड, राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड. ठीक है. फॉर्मूलेज जो है वो यहाँ पर मैंने देके रखी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. टी टेस्ट कब अप्लाई करनी है? जब सैंपल साइज लेस देन और इक्वल टू 30 है तो,
ये क्राइटेरिया थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन ये क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग है। अगर सिग्मा इज नॉट गिवन, कंपल्सरी टी टेस्ट ही अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर आपके पास लार्ज सैंपल है एंड सिग्मा इज नॉट गिवन, तो भी टी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो कल हमने ये पार्ट देखा था, t इज इक्वल टू x माइनस न्यू अपॉन s इंटू रूट ऑफ n, आई एम सॉरी यहाँ पर n है, एंड s क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। तो x बार s म्यू n माइनस, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये भी पीडीएफ कॉपी में आपको भेज के रखती हूँ। दिस ऑल्सो बी नोटेड यस्टरडे, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% अगर है तो 1 टेल के लिए इंटरवल आपको निकालनी है। मींस ये जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने हैं ना, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ये वाला पार्ट कितना आता है, लेवल फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 टेल के लिए फॉर्मूला है ये, जहां जहां पर पूछा जाएगा वहां पर ही आपको ये यूज करना है, एल्स नॉट। एंड ये क्या है, टेबल वैल्यू, किसके लिए, 0.025 2 टेल के लिए। तो ये टेबल वैल्यू हमारे प्रॉब्लम से निकल के आएगी, वो सिर्फ यहाँ पर पुट अप करके ये प्लस माइनस करके वैल्यूज निकालनी है। यस, नाउ 2 प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किए थे A1 टाइप पर ही। अब टी टेस्ट में जो 2 सैंपल्स अगर हमें मिलते हैं, उनकी मीन के डिफरेंस के बारे में अगर हमें बात करना है, तो फॉर्मूला है ये, t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार। x1 क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, x2 क्या है, मीन ऑफ सेकंड सैंपल, राइट, डिवाइडेड बाय s स्टार। s स्टार क्या है, ये है कंबाइंड डेविएशन, कंबाइंड डेविएशन बोलते हैं इसे, दोनों भी सैंपल्स का मीन के अराउंड डेविएशन हम कॉमनली फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस इज रूट ऑफ n माइनस n1 minus 1 into s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2, एंड ये जो वैल्यू है वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली याद रखना होगा कि A1 जो पैटर्न है टी टेस्ट के अंडर, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 सिंगल पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पर 2 पॉपुलेशन है हमारे पास, इसलिए जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n1 minus 1 प्लस n2 minus 1, हेंस n1 plus n2 minus 2, ये है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ n1 n2 अपॉन n1 plus n2। n1 and n2 are the respectively sample sizes of first sample and second sample. Similarly, s1 and s2 are the standard deviations of first sample and second sample. तो सारी की सारी वैल्यूज आपको देके रखी होगी, कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो S स्टार एंड सेकेंडली T। सो जैसे ही आपको T मिलता है, वैसे ही टेबल वैल्यूज के साथ कंपेयर करके हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करना है whether hypothesis रिजेक्टेड और नॉट। Z टेस्ट सिमिलर वे में अप्लाई करनी है, फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पर टी टेस्ट के कंपेरेटिवली, करेक्ट। अब यहाँ पर टी टेस्ट के लिए जो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे टेबल के साथ, वैसे ही Z टेबल का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये रिवर्स वे में फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो बहुत बार जहां पर 95% या फिर 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल दी होती है, या फिर 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहता है, वहां पर ये क्रिटिकली वैल्यूज डिफाइंड होती है। इसका एक टेबल, छोटा सा टेबल आप याद रख सकते हो। Moreover, we are assuring you to give these values in the problem statement itself, so don't worry about the same. और difference between 2 samples, अब ये जो Z टेस्ट है हम कब अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है तो ये हमारी माइल्ड कंडीशन है, बट अगर सिग्मा इज नोन तो हम प्रीफरेबली Z टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला है ये, Z is equal to x bar minus y bar upon sigma x square plus sigma y square upon n1 n2. Again n1 and n2, these are the sample sizes of respective samples, and sigma x is the standard
deviation of first sample and sigma y is the standard deviation of second sample. ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला सेट. तो पहले z एंड t के प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं एंड देन विल गो फॉर द chi स्क्वायर. यहां तक किसी को डाउट है? प्लीज आस्क. डीएससी स्टूडेंट समझते हैं? प्रथमेश, संजीत, साहिल, थोडं कळतंय ना. ओके. थोडंसं हे एकदा पाहून घ्या, मी अपलोड केल्यानंतर कळेल व्यवस्थित. डोंट वरी. नाउ लेट अस गो फॉर द प्रॉब्लेम्स. रीड आउट द फर्स्ट प्रॉब्लेम. एकच मिनिट. Yes. Sample size of 400 male students is found to have mean height as 67.47 inches. Can it be reasonably regarded as sample of the large population with mean 67.39 inches and standard deviation 1.30 inches? Test at 5% of LOS, level of significance. अगर ये दिया भी नहीं है तो जनरली ये अंडरस्टूड करना है कि हमें 5% ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ही टेस्टिंग करनी है. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. अब यहाँ पर आपको 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है. व्हाट आर ऑल वैल्यूज गिवन दैट विल नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है. मैं डायरेक्टली यहाँ पर नंबर लिखती हूँ. एन जो है वो 400 है. ठीक है, given things I will just note down. Then 400 sample size के लिए mean height दे के रखिए. So this is x bar is given 67.47. I will not write down that inches and all. Okay, then large population है कुछ तो भी, उसकी mean height आपको दे के रखी है. Means mu you have given 67.39 inches obviously. Standard deviation population का दे के रखा है. So sigma दे के रखा है आपको. This is 1.30. Agree all of you? तो यहाँ पर देखो आपको डेटा नहीं दिया है एंड सिग्मा दिया है. So S फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. Sigma is given, sample size is large. That means compulsorily we have to go for the Z test. But before we go for Z test, यहाँ पर हम hypothesis define करते हैं. H naught. What will be the hypothesis? Anybody please state. H नॉट जो है नल हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पर? इज नॉट ऑडिबल. नल हाइपोथेसिस हमारे यहाँ पर क्या होगा? Shall I go to the problem statement once again? Reply. म्यू के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. Sorry? म्यू का वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. Exactly. What we have given, can it be reasonably regarded as the sample from the large population with mean height? अब यहाँ पर होता क्या है, जितना large sample size है ना, sample size as it goes to the large value,
x bar and s, the sample size की mean and standard deviation goes to mu and sigma. तो ये हमेशा वैलिड रहता है. जितना मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगी उतना मेरे को प्रिविलेज मिलता है कि हमारी जो सैंपल साइज की मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मैच करता जाएगा. ऑलराइट, तो यहाँ पर सैंपल साइज भी काफी बड़ी है एंड एक्स हमें जो वैल्यू दी है म्यू की एंड एक्स बार की वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. सो आई कैन मेंशन हियर माय नल हाइपोथेसिस एज mu is equal to 67.39. मीन जितनी पॉपुलेशन की मीन है उतनी ही सैंपल की मीन है. इन दोनों में यही सिग्निफिकेंस है. सो दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस. देयर इज नॉट मच डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन. पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन ये हमारा H0 है. तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया? H1 mu is not equal to 67.39. That is, mu is either less than 67.39 or mu is greater than 67.39. So H1 is two-tailed. Correct? हे आलं लक्षात सगळ्यांच्या? So we completed here two part. One, identifying what we have given, and second, stating our hypothesis. Third step, statistic define करना है हमें. So यहाँ पर हमने कौन सा statistics define किया है, decide किया था? Z. Formula क्या है? X bar minus mu divided by sigma into root of n. Simple सा formula है. Apply that. 67.47 minus 67.39 divided by sigma की value 1.30 inches and multiplied by 400. So simplify this. This is 0.08 multiplied by 1.30 into 20. Calculate this value and tell me. What is this value? सांगा लवकर. हेलो 3.07 into 10 to the power minus 3. नाही रे नाही, एवढी नाही आहे. 0.0030. अशी आहे ती व्हॅल्यू? यस मैम, वही होगा ना मैम. 0.08 अपॉन क्या होगा मैम? सॉरी 2.6 होगा. वेट अ मिनट, मैं एक साइन भूल गई बीच में डालना. आई एम सॉरी. दिस इज नॉट प्रोडक्ट, ये डिवीजन में है. तो हमारी मैम वो वैल्यू 8 अपॉन 1.6 हो जाएगा मैम. 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 1.30. 1.3. तो मैम वो 6 हो जाएगा मैम. 6 पॉइंट कुछ तो 6.1 आएगा सर. नहीं इतनी बड़ी नहीं आती है. 8 अपॉन 1.3 ना मैम. तो 13 6 78. 1.23. 1.23 या 1.23. करेक्ट. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अपनी z की वैल्यू आ गई. अब मुझे कंपेयर करनी है z की वैल्यू टेबल के साथ. तो पहले मैं टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ. टेबल वैल्यू. अब यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये टेबल वैल्यू कैसे निकालनी है. मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपका
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब हम z के साथ डील करते हैं ना, z स्टैटिस्टिक के साथ, तब ये एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाता है. सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया. एंड हियर ये आपका है z, दिस इज पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस इज निगेटिव साइड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी. एंड जब हम 5% ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, level of significance, right, that means it is given as 0.05 value. ये 0.05 वैल्यू क्या है? ये इसकी वैल्यू है जहां पर हमारा सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं है, मीन्स जहां पर हमारा रीजन नहीं आ रहा है, रिजेक्टेड रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन आ रहा है, तो ये रीजन है. लेकिन हमारा H1 जो है वो टू टेल्ड है, तो ये जो अल्फा वैल्यू है जिसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम जज कर रहे हैं, ये अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगी दोनों भी साइड. सो ये आ जाएगा 0.025 ऑन बोथ साइड्स. ऑलराइट, लेकिन ये z की वैल्यू दोनों भी साइड सिमिलर होती है, मीन्स अगर ये यहाँ पर a आ गई इस पॉइंट पर, तो ये यहाँ पर भी a ही आएगी, माइनस a आएगी, सिर्फ साइन आपका चेंज होगा. करेक्ट. तो ये जो वैल्यू है आपको z टेबल के साथ आइडेंटिफाई करनी है. z टेबल के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए z टेबल. सो आई विल जस्ट गेट द z टेबल ऑनलाइन. z table critical values PDF. So we'll try to get the z table. डायरेक्टली आ रहा है क्या? ओके. टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज भी यहाँ पर है. सी दिस इज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट के लिए सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो अलग होगी. सो प्लीज मेंशन दैट. कल हमारा एक प्रॉब्लम में ये गलत हो गया था, सो आई जस्ट करेक्ट दैट आल्सो. तो ये सारे स्टैटिस्टिकल टेबल आपके पास अवेलेबल है, तो ये हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई दैट इन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मैं सिर्फ ये डाउनलोड करके लेती हूँ and we'll go for the z table once again. अच्छा, ये रिवर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. I'll give you the table better way.
ओके, ऐसे सेपरेटेड फॉर्म में हमें दी ही नहीं है। फाइन, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वैल्यूज निकाली कैसे जाती है, एंड इट्स बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग फ्रॉम द जर्नल। हाँ, यहाँ पर सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जनरली क्या करते हैं, वी यूज द स्टैटिस्टिक इन डिफरेंट वे। सो वही स्टैटिक हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सो आपका जो x है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज सिग्मा टाइम्स z प्लस म्यू के साथ, राइट। एंड ये रिलेशन यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर वो टेबल यूज कर सकते हैं। सो फॉर नाउ रिमेंबर द, मैं ये रिवर्स वाला, हमें रिवर्स वाला चार्ट चाहिए z टेबल का। तो वो रिवर्स वाला जो चार्ट है ना, मैं आपको 1%, 5%, 0.025% के लिए एक्सप्लेन करके देती हूँ। एंड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर चार्ट फॉर ऑल क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ दिस z। तो यहाँ पर 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ये जो पॉइंट आता है ना, ये a, ये आता है 1.96, एंड सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ये वाला पॉइंट आता है 1.96। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखो आप। आपका z जो है वो किस में लाई करना चाहिए, -1.96 एंड 1.96 के रेंज में लाई करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस मिलता है रीजन का। जो ब्लैंक रीजन है ना यहाँ पर, ये रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है, एंड ब्लू वाला जो रीजन है जो हमने शेड किया है पूरा, वो आपका रिजेक्शन का रीजन है। सो जब भी हम ये z स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, उसकी ये जो वैल्यू आई है ना, वो हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बियॉन्ड एक्सेप्टेंस वाले रीजन में लाई करनी चाहिए। ये वैल्यू अगर यहाँ पर लाई होती है, मीन्स 1.96 से बड़ी होती है या -1.96 से छोटी होती है, तो हमारा H0 हम रिजेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, ओके। ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है ना z की, हर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, इसका मैं चार्ट बना के देती हूँ आपको, एंड वहां पर मैं ये भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे किया है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर ओन रिवर्स चार्ट ऑल्सो। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व द नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये रेंज डिफाइन की यहाँ पर, 5% के लिए ये रेंज याद रखो। फिफ्थ पार्ट है हमारा कंपैरिजन। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपका z जो कैलकुलेटेड है लाइज विदिन द रेंज of acceptance, right? Therefore H0 is not rejected. Not rejected means ये accepted हो सकता है, that means there is not significant difference, और एक्सेप्टेड में बोल देती हूँ यहाँ पर, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन्स ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। सो दैट्स अवर कंपैरिजन एंड कंक्लूजन। ये कंपैरिजन एंड कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। मैम एक्सेप्ट क्यों नहीं किया मैम? हाँ, नॉट रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड लिखा है ना। ओ मैम, मेरे को लगा मैम दोनों भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं नहीं, एक्सेप्ट किया ना, यही तो एक्सेप्ट किया, तभी तो ये लिख पा रहे हैं ना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन्स ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। हाँ यस मैम, वो और की वजह से कंफ्यूजन हो गया मैम, और लिखा। अच्छा नहीं, H0 इज नॉट रिजेक्टेड, और ऐसा लिख सकते हैं कि H0 इज एक्सेप्टेड। H0 इज एक्सेप्टेड, ये लिख सकते हैं, ठीक है।
Any other doubts, anyone? Ma'am, Yes. ma'am, why we have taken that two-tailed? Two? Two-tailed. Ma'am, we have taken up two-tailed, na? यस, So why ये we have मैंने taken that? इनिशियली एक्सप्लेन किया था. सी, आप क्या ले रहे हो, ये अगर आपकी लाइन है एंड म्यू इज इक्वल टू ये आपका 67.39 है. अगर ये एग्जैक्टली मैच होगा तो हमारा एच नॉट ट्रू है ऐसा हम बोल रहे हैं. और अगर ये एग्जैक्टली नहीं मैच होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम म्यू को लेस देन 67.39 मान रहे हैं. मीन्स ये कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है. गॉट इट? Yes, ma'am. एंड अगर ये ग्रेटर देन है तो ये राइट हैंड साइड जा रहा है. मीन्स जब यहाँ पर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होगा वो आइदर टुवर्ड्स दिस या टुवर्ड्स दिस साइड शिफ्ट होता जाएगा. तो हम ये मान रहे हैं कि ये यहाँ से आगे तो नहीं जाएगा और यहाँ से आगे भी नहीं जाएगा. दोनों भी साइड ऑफ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसीलिए ये टू टेल्ड है एंड इसलिए हम वो स्पैन रिजेक्ट कर रहे हैं. गॉट इट? Yes, ma'am. Ma'am, and when do we take then one-tailed? वन टेल जब ऐसे आपको कंडीशन दी है कि एच नॉट आपको दिया है कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सर्टेन वैल्यू 3, तो उस केस में आपका H1 क्या हो जाएगा, म्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, सो दिस इज वन टेल्ड. अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन आ जाती है H नॉट में, तो H1 में भी एक ही कंडीशन आएगी, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन की. तो इन दैट केस वी कैन टेक वन टेल्ड हाइपोथेसिस. एंड ये वन टेल्ड एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस H1 पर ही बेस्ड है, किसी और पर बेस्ड नहीं है. Yes, ma'am. Okay, ठीक ma'am. है, ओके. एनी अदर डाउट एनीवन? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, the specimen of copper wires drawn from a large lot have the following breaking strengths. तो आपको ये breaking strengths दे के रखी है, 578, 572 and so on. How many values are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 वैल्यूज दे के रखी है, मीन्स इज लेस देन 30. शायद यहाँ पर टी टेस्ट यूज कर सकते हैं. टेस्ट ओके दे के रखा है, टी स्टैटिस्टिक whether the mean breaking strength of the lot may be taken to 5780 kilo. Test at 5% of alerts. Means आपके पूरे लॉट की जो मीन है ये है म्यू दे के रखी है. तो हमें ये बोला गया है कि टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल एंड दिस मीन लॉट, पूरे लॉट की मीन विद द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब यहाँ पर हमें टी टेस्ट अगर यूज करना है तो हमें एस मीन्स सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में यहाँ पर लिख देते हैं. तो हमें क्या क्या दिया है वो जो पहले लिख लेते हैं. सो एक्स म्यू इज गिवन, दिस इज 578. इसके अलावा हमें टेबल बनाने के लिए वैल्यूज दे के रखी है. सो मैं यहाँ पर बिफोर वी प्रिपेयर द टेबल मैं ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के पहले एच नॉट लिख देती हूँ. एच नॉट क्या दिया है, टेस्ट वेदर द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लॉट मे बी टेकन टू 578. मीन शायद आपके लार्ज लॉट की मीन 578 हो सकती है, जो इस सैंपल के मीन के साथ आपको सिग्निफिकेंस लेवल पर चेक करनी है. सो म्यू नॉट इज इक्वल टू 578. ये हमें हाइपोथेसिस लेना है, नल हाइपोथेसिस. सो ऑब्वियसली H1 क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 578. दैट इंप्लाइज म्यू इज आइदर लेस देन 578 और म्यू इज ग्रेटर देन 578. सो H1 इज टू टेल्ड, दोनों भी तरफ जाएगा. सो हमारा फर्स्ट टास्क ओवर हो गया. अब एस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक पहले लिख लेते हैं एंड उसके बाद टेबल बनाते हैं. सो टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन एंड एस इज स्क्वायर रूट ऑफ
x minus x bar bracket square divided by n minus 1. So this is your degree of freedom. Now let us simplify both of these things by using the table. तो यहाँ पर हमारा थर्ड टेबल आ जाएगा. क्या क्या दे के रखा है हमें? वैल्यूज दे के रखी है x की, करेक्ट? तो x की वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. दिस इज 578, 578, 572, 573, sorry 570, then 568, 552, 72, sorry. Then have 578, 570, 572, 596 and 544. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो यहाँ पर मुझे सारे वैल्यूज निकालनी है. कौन सी? एक तो हमें मीन निकालनी है इन सारे 10 वैल्यूज की. उसके बाद हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन सब वैल्यूज के लिए. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन हियर, दिस इज समेशन ऑफ ऑल x which represents our x bar. ये समेशन हमें क्या मिलता है? 5720. मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देती हूँ. And using this, what I will get x bar as? So this value divided by total value. So this is 572 kg. ये आपका x bar आ गया. अब मुझे फाइंड आउट करना है x minus x bar and x minus x bar का स्क्वायर. किसके लिए? यहाँ पर मुझे वो टर्म चाहिए, बाकी तो मैं फाइंड आउट कर लूंगी, कोई इश्यू नहीं है. सो लेट अस फाइंड आउट दैट x बार आपका क्या मिला है? 572. सो 576 माइनस 572, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 6 वंस अगेन, यहाँ पे 0 आएगा फिर से, आई एम सॉरी -2, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 24 एंड यहाँ पे आएगा -28. So now take the square. This is 36, 0, 4, 16, 0, 36, 4, 0 और 24 का स्क्वायर जो है वो 576 है, करेक्ट. एंड 28 का जो स्क्वायर है वो है 784. -28 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. अब मुझे क्या चाहिए? इसकी सम चाहिए. वेट अ मिनट. इसकी सम चाहिए. समेशन ऑफ x summation of x minus x bar का स्क्वायर. इसकी सम चाहिए हमें. So all of these values we can count and we can sum up to 1456. एंड अब ये टेबुलर वैल्यूज हम हमारे कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं s. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1. सो n माइनस 1 हमारे पास है 9 क्योंकि n की वैल्यू है 10. सो x माइनस x बार का स्क्वायर एंड उसकी सम, दिस इज समेशन ऑफ, हमने ऊपर फॉर्मूला में भी समेशन लिखा है ना, आई एम सॉरी आई फॉरगेट दिस, समेशन ऑफ. तो सबकी सम हमें लेनी है यहाँ पर. दैट सम वी कैलकुलेटेड एज 1456. सो सिंपल आई एम सॉरी simplifying this we'll get 12.72 and with this now calculate that t. So this is x bar minus mu upon s divided by root of n. x bar है आपका 572, mu है 578 divided by s आपको मिला है 12.72 and root of n आपके पास है 10. Now calculate all of these values and tell me what this value comes out to be.
Calculate that all and tell me. minus 1.49. Minus 1.49. Yes, that is right. Okay. And now tell me df. This is degree of freedom. Formula is n minus 1. So this is 10 minus 1, 9. तो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपकी t कैलकुलेटेड आ गई, ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई. तो ये दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझे चाहिए टू फाइंड आउट द टेबल वैल्यू, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो हमें क्या दिया है, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, करेक्ट. एंड दिस इज टू टेल्ड. तो ये अल्फा, तो ये अल्फा है एंड दैट वी हैव टू कंसीडर एज अल्फा अपॉन 2, 0.025. तो इस वैल्यू के लिए, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें टी टेबल से वो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. सो हमने जो अभी डाउनलोड की थी वही टेबल हम ओपन करते हैं. डाउनलोड किया था ना हमने. Okay, we'll just get back here. Chi-square. This is Z. Binomial. Percentile. T distribution. Percentile width. Okay. Over here you can observe. 0.2.5 वन टेल एंड टू टेल के लिए 2.5 का यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है. टू टेल टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो मैं एक कोई तो भी डाउनलोड करती हूँ यहाँ पर. पीडीएफ चाहिए हमें. यस, यहाँ पर है सारी वैल्यू. सो आई जस्ट डाउनलोड दिस. यस, नाउ लेट अस हाईलाइट. तो हमारी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है. सो यहाँ पर फर्स्ट वर्टिकल कॉलम जो है आपका, वहां पर आपको 9 ढूंढना है. इट्स योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड आगे जाके क्या ढूंढना है, ये टू टेल्स वैल्यूज के लिए हमें वैल्यू ढूंढनी है सिग्निफिकेंस की. तो टू टेल वैल्यू के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, 0.025. यहाँ पर भी 0.025 नहीं है क्या. कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.025. ओके, ये वाली वैल्यू है. ओके, टू टेल ऑलरेडी कंसिडर हो रहा है. बहुत सारे टेबल्स में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज है. आई एम सॉरी. तो मैं 0.025 सर्च नहीं करूंगी क्योंकि 0.05 ये सिग्निफिकेंट लेवल टू टेल्स के लिए ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी है. सो दिस इज 0.05, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू. सो कैन यू रीड आउट व्हाट दिस वैल्यू इज. आई जस्ट रिपीट वंस अगेन. टू टेल के लिए मुझे हमारा जितना परसेंटेज ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है वही ढूंढना है, नॉट 0.025. मैं फिर से प्रॉब्लम पर आती हूँ और ये चीज समझाती हूँ आपको.
लेट मी कंप्लीट दिस। तो अब हमें क्या चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऐसे चाहिए। यहाँ पर सो दिस इज टू टेल्ड ऑलरेडी, हम टू टेल की ही टेबल देख रहे हैं। तो वहां पर 0.05 वैल्यू के लिए या 5% ऑफ सिग्निफिकेंट के लिए ही हमें ढूंढना है। सो इफ इट इज टू टेल्ड, इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ टू पार्ट्स एंड दोनों तरफ का कैलकुलेट करके हमें वो टी वैल्यू, टेबल वैल्यू दी होगी। अगर मैं वन टेल का ढूंढ रही हूँ, देन आई हैव टू चेक आउट फॉर द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड देन उसका एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। So it is bit confusing. Still, I'm telling you to how to address it and how to check it out properly. तो ये टू टेल्ड वाला कॉलम हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, वहां पर मैं 5% ऑफ सिग्निफिकेंस का कंसिडर कर रही हूँ, मींस 0.05 ये वैल्यू, एंड उसके करस्पॉन्डिंग एंड डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है ये सारा सेलेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो रही है 2.262, राइट। टू टेल के लिए 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ ये वैल्यू सेलेक्ट हो रही है, दिस वन 2.262। अगर वन टेल्ड दिया होता हमें तो 5% ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमने ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम चूज किया होता। ओके, यस, सो वहां पर वैल्यू मिलती है 1.833, लेकिन ये टू टेल्ड है इसलिए हम 2.262 ये वैल्यू चूज कर रहे हैं। एंड नाउ लेट अस राइट डाउन दैट वैल्यू हियर। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड या फोर्थ जो भी है। हमने थर्ड स्टेप शायद ये लिखी थी, फोर्थ स्टेप इज कैलकुलेटिंग दिस एंड फिफ्थ स्टेप इज कंपैरिजन, टेबल वैल्यू एंड कंपैरिजन। तो हम टी टेबल वैल्यू कंसिडर करते हैं 0.05 के लिए, टू टेल के लिए 2.262, यही था ना। हमें ऑब्जर्व क्या करना है कि हमारी वैल्यू जो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे लेस होनी चाहिए। सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज इक्वल टू -1 पॉइंट, क्या था वो, -1.49। This is less than t 0.05, which is a table value. Therefore, H naught is accepted. H naught is accepted, right? What that conclusion I can write down? Mean of a lot and sample are significantly equal. इसका ही सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस क्या है? मीन ऑफ लॉट एंड सैंपल डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसका ही सिमिलर सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? अब एक्सेप्ट कैसे हुआ वो था ना? सॉरी, एक्सेप्ट कैसे हुआ वो? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हम 2.262 आया ना, तो एक्सेप्ट कैसे हुआ? लेस देन आ रहा है ना, टेबल वैल्यू से लेस देन आ रही है वैल्यू ये, तो ये रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में लाई कर रही है यहाँ पर। अगर ये ग्रेटर देन आती, दैट मीन्स इट इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर आपकी जो ये टी वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है 2.262 विद द स्टैटिस्टिक वी आर यूजिंग, एंड ये वैल्यू है आपकी -2.262। तो इस स्पैन में -1.49 लाई कर रही है। So you can pretty fairly write down here in this way also. He calculated belongs to -2.262, 2.262
262 एंड हेंस इट इज एक्सेप्टेड. अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करती तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी, इट विल बी रिजेक्टेड. ओके, मैं और एक चीज बताती हूँ. ये पूरी प्रोबेबिलिटी है ना इस कर्व के लिए, ये पूरी प्रोबेबिलिटी 100%. हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से 5% एरर मान के चल रहे हैं. तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, ये हमारी एरर है. तो उस एरर के लिए जो वैल्यू आती है ना t की, z की या chi स्क्वायर की, वो हम टेबल से आइडेंटिफाई करते हैं. अगर वो उस वैल्यू के रेंज में हमारा जो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिक है वो नहीं है, देन इट इज एक्सेप्टेड. अगर उस रेंज में हमारा स्टैटिस्टिक है, देन इट इज रिजेक्टेड. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेकिन हमने लिखते वक्त क्या लिया है, ये सिग्निफिकेंस को छोड़ के इंटरवल है, मींस ये एक्सेप्टेंस की इंटरवल है. राइट? इज दैट क्लियर? यस मैम, समझ. एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस रिजेक्शन के इंटरवल के लिए, राइट? उसके लिए फाइंड आउट किया हमने, लेकिन हम मेंशन क्या कर रहे हैं, हम इस रीजन के लिए मेंशन कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के साथ. गॉट इट? हमारी जो रेंज आ रही है ना टेबल वैल्यूज के साथ, वो आ रही है -2.262 2.262. तो इसमें लाई कर रही है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू. तो ये एक्सेप्टेंस वाला रीजन है. रिजेक्शन वाला रीजन है मींस यहां पर अगर ये -3.49 आ जाती है तो डेफिनेटली ये रिजेक्ट हो जाता. लेकिन ये टी कैलकुलेटेड -1.49 आई है, तो ये एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि ये इस एक्सेप्टेंस के रीजन में लाई करती है. तो सबसे बड़ी बात है ना, तो ये रीजन का सेपरेशन समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यहां पर वैल्यू आ रही है मींस इसके इस टी वैल्यू के बियॉन्ड जा रही है. यहां पर वैल्यू आ रही है मींस इसके लेस वाले पैटर्न में जा रही है. लेकिन अगर यहां पर वैल्यूज आ रही है इन दोनों वैल्यूज के बीच में, तो ये हमारे एक्सेप्टेंस वाले रीजन में आ रही है, इसलिए एक्सेप्ट हो रहा है, एल्स रिजेक्ट हो जाता है. इज इट नाउ क्लियर? अजून कुणाला काही डाउट आहे? Shall I go for next problem? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, check out one more problem. A survey of buying habit. 400 women shoppers are chosen at random in a supermarket A. Their weekly food expenditure is 250. With standard deviation 40%. 40 rupees. So यहाँ पर ना आपको population ही देके रखी है 400 women having standard deviation 40 and having mean food expenditure 250 per week. For 400 women shoppers chosen at random in some other supermarket say B. The average weekly food expenditure is 220. Okay, another supermarket में जो B है, वहां पर भी सेम टाइप का सर्वे हुआ है. 400 women are chosen and their expenditure is checked out. 220 rupees per week with the standard deviation 55 rupees. मीन्स यहाँ पर आपको दो अलग अलग पॉपुलेशन देख के रखी है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, मीन के सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बात करनी है. Do these two populations have similar shopping habits? Test the 5% level of significance. Means 5% error के साथ आपका जो judgment है ना वो यहाँ पर state करना है. तो 95% acceptance and 5% rejection के मोड में हम बात करेंगे. So once again, अगर कोई भी मैं statistic use करूँ, अगर मेरा जो rejection का level है, whether it is 2-tailed or 1-tailed, हमारी कोई भी स्टैटिस्टिक्स है t या z या chi स्क्वायर, ये कोई भी स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस शेडेड पार्ट में नहीं जानी चाहिए.
ये आनी चाहिए इस स्पैन में जो एम्प्टी दिख रहा है यहाँ पर. दिस इज रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ये जो है वो रीजन ऑफ रिजेक्शन है. रिजेक्शन रीजन. दिस इज ऑल्सो रिजेक्शन रीजन. ठीक है. हम एक्चुअली बात कर रहे हैं रिजेक्शन रीजन के बारे में, लेकिन कई बार हम स्टेट कर रहे हैं एक्सेप्टेंस रीजन के फॉर्म में. So at the conclusion, how you are writing down, that will be up to you. अगर हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाता है मीन्स वो इस रिजेक्शन के रीजन में नहीं लाई कर रहा है, वो इस रीजन में लाई कर रहा है. अगर वो रिजेक्ट हो जाता है मीन्स वो इस रीजन में लाई कर रहा है, रिजेक्शन वाले रीजन में. ठीक है. ओके, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब हाँ, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले टी टेस्ट अप्लाई करनी है या जेड टेस्ट अप्लाई करनी है? कैन यू आइडेंटिफाई? ओके, जो पॉपुलेशन है उसकी साइज क्या है, इतना तो बता सकते हो? What it is? 400. 400. Am I right? Now, for this population, what we have given? One mean 250, another mean 220, right? Then, what is the standard deviation given for one sample? 40 and second 50. हमें ऐसे कहीं पर भी नहीं दिया है कि यहाँ पर पॉपुलेशन अलग है. सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ पॉपुलेशन एंड दिस एज द स्टैंडर्ड मीन्स एंड डेविएशंस ऑफ दैट सेम पॉपुलेशन 400. एंड एज द sample size is pretty large, we can use here the Z test. So let us use that Z test here. Third problem we are discussing. Third problem. Let us first of all note down the given things. N1 आपका दिया है 400, N2 दिया है 400, करेक्ट. देन x बार नहीं, यहाँ पर हम म्यू ले सकते हैं. दिस इज 240 and here this is mu2. I can mention as the 220. I hope I'm correct. And this is sigma 1 is equal to 40 and this is sigma 2 is equal to 55. I hope I noted correctly. 250 है. Okay, 240 नहीं है, 250 है. So here the statistic we can use is Z test. Must be used Z. क्यों? दो चीजें हैं. सिग्मा गिवन है दोनों भी पॉपुलेशन के एंड जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, साइज है, वो है 400, प्रीटी लार्ज. सो यहाँ पर Z स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर टू पॉपुलेशन टू बी कंपेयर्ड फॉर द मीन एंड हेंस द फॉर्मूला आई हैव टू यूज हियर एज, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वी स्टेटेड इट. Anybody could remember? मैं एक बार फिर से शो करती हूँ फॉर्मूला. See this. बहुत सिंपल फॉर्मूला है एंड इजी आपको कैलकुलेट करना है. सो x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n2. लेट अस यूज दैट. x बार माइनस y बार, तो ये यहाँ पर x बार लेके रखिए जिसे हम म्यू बोल रहे हैं एंड दिस इज y बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x. सो यहाँ पर ये सिग्मा x है, फर्स्ट पॉपुलेशन की मीन, एंड दिस इज सिग्मा y, सेकंड पॉपुलेशन की मीन, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2. नाउ पुट अप ऑल द वैल्यूज. x बार इज 250, y bar is 220 divided by
square root of sigma x, this is 40 का square divided by 400 plus this is 55 का square divided by 400. Let us simplify this. यहाँ पर हमें मिलता है 30 in the numerator divided by over here 40 का square 1600 divided by plus 55 का, this is 5 to 25 plus 5 30 divided by 400. So 400 का रूट हमें पता है, this is 30 into 20 divided by इनकी addition, this is 5 2 6 and this is 4. Yeah, somebody tell me this value, what this is equal to. 8.823. 8.82. 8.82. 82. Okay, yes. And now let us mention here what significant level of significance we have given. 5% level of significance. We have Z as plus minus 1.96. मैं फिर से इसका मीनिंग समझाती हूँ यहाँ पर. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे z की वैल्यू है यहाँ पर 1.96 मीन्स z की आगे वाली वैल्यूज के लिए हमारा रिजेक्शन एरिया है. दिस इज रिजेक्शन एरिया एंड यहाँ पर भी z इज इक्वल टू माइनस 1.96 के लिए हमारा रिजेक्शन का एरिया है. हमें ये चेक करना है कि हमारी z वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बियॉन्ड आती है क्या. अगर आती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि वी आर वर्किंग ऑन रिजेक्शन. अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है, ये एज अ रिवर्स स्टेटमेंट या अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हम मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. नाउ योर कैलकुलेटेड z वैल्यू इज कैलकुलेटेड z वैल्यू क्या आ रही है. दिस इज 8.82. ओके. नाउ टेल मी ये कहां पर लैग कर रहा है. z इज इक्वल टू 1.6 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1.6 एंड z इज इक्वल टू 1.6. इसके बियॉन्ड लैग कर रहा है ना ये. यस और नो. यस. तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा h नॉट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है. अब इस प्रॉब्लम में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया क्योंकि पहले वो एक्सेप्ट हो रहा था. क्यों एक्सेप्ट हो रहा था? क्योंकि ये रिजेक्शन एरिया में नहीं है. राइट. अब ये रिजेक्शन एरिया में है इसलिए रिजेक्ट हो रहा है. दैट इज और दैट लाइज, ऐसे लिख लो मैं, that lies in rejection area. Therefore, H naught is rejected. Is it now clear? Conclusion क्या लिखोगे आप? Your H naught is rejected. What you can write down the conclusion? क्योंकि हमारे लिए कंक्लूजन लिखना भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द कंक्लूजन? हमने यहाँ पर H नॉट लिखा था क्या? ओके, वी हैवंट मेंशन दैट H नॉट. मैं यहाँ पर H नॉट मेंशन कर देती हूँ. व्हाट इज H नॉट? μ1 एंड μ2 इक्वल है. मीन्स दोनों जो पॉपुलेशन है हमारी, ये वाली एंड ये वाली, इनकी जो सैंपल मीन्स है वो इक्वल है. H1 क्या है? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2. जब हम ये इक्वल टू लिखते हैं ना दो सैंपल्स के बीच में, सो दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस वहां पर नहीं. एंड इट्स नॉट इक्वल टू मीन्स आइदर μ1 is less than μ2 or μ2 is
सॉरी mu1 इज ग्रेटर देन mu2, ऐसा हो सकता है. सो जब हम z टेस्ट के बारे में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टू टेल्ड वैल्यूज. हम यहाँ पर z डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज का स्पैन चेक कर रहे हैं. ऑलराइट, सो ये स्पैन आपको देखना है सिर्फ कि कहाँ पर आता है. I'm saying that we are not checking about two tails values जो टेबल में दी है. टेबल में टू टेल्स का कंसेप्ट सिर्फ टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, z के लिए नहीं है. z के लिए जब हम 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पुट अप कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है. उस स्पैन के आगे या पीछे वो रिजेक्शन एरिया हो सकता है. ऑलराइट, होल्ड ऑन अ मिनट. हेलो, यस सर. Yes, sir. Sir, actually expected नहीं है, parents ने तिथे थांबणं. Now onwards our lectures will go on. Yes. I'm so sorry. It was a bit urgent. हाँ, काय सांगत होता तुम्ही? कुठे गेला प्रॉब्लेम आपला? Yes. So hence it is rejected. That was that part we are talking about. ठीक है? Okay. इथे काही डाउट आहे कोणाला? Yesterday's 2 problems and today's 3 problems. 5 problems we completed, including Z test and T test. The good part is that the table values we will be giving. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है for T distribution, whether it is left tailed, right tailed or two tailed. And for Z distribution, you have to just identify that Z. So it will lie on both of the side. ऐसा क्यों? क्योंकि T की जो वैल्यूज आ रही है आपकी वो प्लस माइनस में आ रही है, तो दोनों भी साइड हमें ये जज करना है. एंड टी टेबल रिफ्लेक्ट्स दैट टू टेल वैल्यू. लेकिन जेड टेबल में ऐसा टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज मेंशन नहीं है, वहां पर सिर्फ 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन्ड है. सो दैट विल रिफ्लेक्ट इन द टू वैल्यूज ऑफ दैट स्पैन. तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये इस स्पैन में आती है या रिजेक्शन एरिया में आती है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट डाउन आवर कंपैरिजन. ठीक है? Is that part is clear, everyone? I'll take one more problem and we'll complete this T square distribution and Z distribution. Okay, note down the problem. I'll just write down that in a problem sheet also. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ problem ये. This is problem number 4. The manufacturer of certain make of electric bulb, मैं सिर्फ थोड़ा सा abbreviate करती हूँ, bulbs, claims that his bulbs have a mean life of 25 months with a standard deviation 5 months. A random sample
of 6 bulbs is given as 24, 26, 30, 2020 and 18. So claim is, can we justify claim that it is valid with 1% of level of significance. ठीक है. So first of all tell me, t test use करनी है या z test use करनी है? t-test. t-test use करनी है, correct? So h not mention करते हैं first of all हम. So what he is claiming that a manufacturer of certain make of bulbs claims that his bulbs have mean life 25 months with the standard deviation 5 months. Means आपको क्या क्या दे के रखा है यहाँ पर? म्यू दे के रखा है, mu is given, this is 25 months, correct? Sigma is also actually given 5. Then random sample हमें 6 bulbs का दिया है, correct? And we have to justify that for this 6 bulbs we have to justify the answer with 1% of level of significance. Means 99% times ये जो claim है कि 25 months की mean है and 5% का deviation है, वो true है, and 1% we are having to reject this particular claim. So ये हमें दिया है. x bar हमें find out करना है and s भी हमें find out करना है. So these both things we can find out. Now यहाँ पर आपको सिग्मा गिवन है, तो आप यहाँ पर z टेस्ट भी यूज कर सकते हो, बट सिग्मा जो सैंपल साइज है आपकी वो 30 से लेस है, तो यहाँ पर हम प्रीफर कर सकते हैं टी टेस्ट. सी आई टोल्ड यू दैट दीज आर नॉट द वाटर टाइट कंपार्टमेंट फॉर सैंपल साइजेस, बट यस डेफिनेटली द थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व इज फॉर सिग्मा. ऑलराइट, ओके. सो यहाँ पर हम सैंपल साइज एंड जो हमें डिफरेंट पॉपुलेशन दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर टी टेस्ट चूज करने वाले हैं. सो व्हाट वी आर क्लेमिंग दैट म्यू जो है आपका वो 25 है, ये आप क्लेम कर रहे हैं, करेक्ट? देन h1 क्या हो जाएगा इन दैट केस? म्यू इज नॉट इक्वल टू 25, राइट? दिया है ये सब हम फॉर्म करते हैं यहाँ पर. अब स्टैटिस्टिक पुटअप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज x माइनस x bar minus mu divided by s divided by root of n. n आपका 6 है and s is square root of x minus x bar bracket square divided by n minus 1. आप ये सेम प्रॉब्लम ना z स्टैटिस्टिक का यूज करके भी करके देख लो एक बार, ठीक है? सो यहाँ पर हमें मिलता है x नंबर में लिखती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पर मैं लिखती हूँ x की वैल्यूज. फर्स्ट दी है हमें 24, 26, 30, देन 20, 20, 18. टेक द समेशन ऑफ x, तो ये हमें मिलता है 138. तो इसके करस्पॉन्डिंग x बार हमें मिल रहा है 138 डिवाइडेड बाय 6, सो दिस इज 23. x माइनस x बार फाइंड आउट करते हैं. x बार हमें मिला है 23, सो दिस इज माइनस 1, आई एम सॉरी प्लस 1, दिस इज प्लस 3 एंड यहाँ पर प्लस 6, माइनस 3 एंड यहाँ पर मिलता है माइनस 5. सो इनका स्क्वायर x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर 1 9 36 9 9 25.
सो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमें मिलता है ऑलमोस्ट दिस इज 1 sorry, this is 2. नहीं सॉरी दिस इज 0 5 मिल रहा है मुझे, एक ही मिनट. 1 6 24 1 3 30 minus 23, I'm sorry, यहाँ पे 7 -3 and this is -5. -5 सही है ना? Yes. 1 9 यहाँ पे 49 आ जाएगा. So 9 into 9. Okay, 2, right? And this is 10. And now let us find out x. S is the square root of. इसका स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया. दिस 102 डिवाइडेड बाय 6 minus 1 5. सो ये वैल्यू आती है हमारे पास 4.517. Check it out whether this value is same or not. And now let us calculate that t. This is x bar minus mu divided by s divided by root of n. x bar है आपका 23, mu है आपका 25 divided by s है आपका 4.517 and root of n divided this is 6 minus 6, sorry, 6 over here. Calculate this value. So this is -2 multiplied by this is root of 6 divided by 4.517. Tell me this value is. -1.08. -1.08. Yes. And now let us find out the table value. For two-tailed test at 5% of level of significance. So 5% of level of significance for two-tailed, ये हमें find out करना है. So I'll get back to this. अब हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, वो हमें यहाँ पर चेक करना है. व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 6 minus 1 5. सो ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. सो इस रो में एंड टू टेल्ड वाले रो में चेक करो कि यहाँ पर 5% ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ पर है. ये करेक्ट. तो इस रो में आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यू क्या आती है. दिस इज 2.571. 5% ही बोला है ना हमें. I'll just get that problem. कहाँ पे लिखा था हमने? वन परसेंट ऑफ सिग्निफिकेंस. ओके, इसके साथ भी चल सकते हैं. 1% ऑफ सिग्निफिकेंस. अगर 5% आता तो हम ये वैल्यू कंसिडर करते. 2.2571. 1% ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे पास आ जाएगा ये वाला टेबल, दिस वन. राइट. एंड at this particular point, at this point with 5 degrees of freedom and 1% of level of significance, we have this value as 4.032. So this value we will be writing in our solution. No problem. Over here. So table value for two-tailed test at 1% of level of significance we identified, and this is equal to 0.432. All right. Okay, and now you can observe P calculated.
which is equal to minus 1.08 is less than t 0.01 table value, which is equal to 4.032. So हमारी calculated value हमारे table value से less है. So H naught is accepted. Therefore, H naught is accepted. Right? What that means? Mu is equal to 25. So हमारी जो मीन है सैंपल की वो पॉपुलेशन के मीन के साथ सिग्निफिकेंटली जा सकती है, ऐसा हम स्टेट कर रहे हैं. सो आई कैन राइट डाउन ऑल्सो दैट मीन ऑफ सैंपल and population don't have significant difference. See the pattern of conclusion we are writing for the previous problem and for this problem also. All right. So, okay, all of these 7 problems you have to go with, deal with carefully along with the all table values. So as I already told you that the table values we will be including in the problem statement. So it will not be big stuff for all of you, but whatever 5-6 steps are included in the solution that you have to write down little carefully. All right. So this is all about the T test and Z test. Chi-square test we will be taking tomorrow, and as you suggested, we will take the HSMC lecture tomorrow to complete that chi-square test and R test. So ANOVA test we will be taking afterwards, and that will not be included in IE2. Practice question bank, all of these notes, video session, I will be uploading by today itself without fail. All right. Okay, so we will conclude over here. And tomorrow at what time that HSMC lecture is? 12:20. Sorry? किती वाजता है? मैम 12:20. Okay. So within that time we'll continue with the chi-square distribution and